बहन दोस्तों, सीएजी ने लेटर जारी किया है 8वें वेतन आयोग के ऊपर। आखिर उन्होंने सभी विभागों को यह आदेश और यह संदेश दिया है कि आपने सरकार के सामने अपना पक्ष रखना है और यह पक्ष होगा आपकी पे के ऊपर, आपकी पेंशन के ऊपर, आपके प्रमोशन के ऊपर, आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर और रक्षा में यानी सीएपीएफ, डिफेंस सेक्टर, मिलिट्री सर्विस पे बोनस, इंक्रीमेंट, पेंशन और डीए, यानी इन मुद्दों के ऊपर आपने सरकार के सामने अपना पक्ष रखना है। और सभी के लिए यानी सीएजी की ये जो चिट्ठी है जिसमें आप देख सकते हो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय। ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर्स, 8 सेंट्रल पे कमीशन क्वेश्चंस रेगुलेट, इन्हें सीधा सीधा लिखा है। और आप ये देख सकते हो कि सभी विभागाध्यक्ष के लिए लिखा है कि 8 सेंट्रल पे कमीशन ने जो क्वेश्चन दिए हैं 18, उनके ऊपर ध्यान देना है और इनके जवाब देने, और ये क्वेश्चन किस प्रकार किस ओर इशारा कर रहे हैं, यानी सभी से राय मांगकर इस बार 8वां वेतन आयोग सरकार गठन करना चाहती है। प्लेटफॉर्म खोल दिया, इसलिए सीएजी ने अपना एक लेटर जारी करके कहा गया कि आयोग ने निम्नलिखित 2 श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिक्रियाएं मांगी हैं: व्यक्ति, कर्मचारी, पेंशन भोगी, संघ या यूनियन। उन्होंने कहा इंडिविजुअल्स दे सकता है, एम्प्लॉइज, पेंशन एसोसिएशन एंड यूनियन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, अफसर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। ये लोग जवाब दे सकते हैं, मंत्रालय, विभाग या संघ। उन्होंने कहा है जो पे स्ट्रक्चर है, हमारे अलाउंसेस हैं, पेंशन फ्रेमवर्क है, कैरियर प्रोग्रेस है, रिलेटिविटी है, फिस्कल स्टेबिलिटी है, सर्विस के जुड़े और तमाम वेलफेयर के मुद्दे हैं, उनको समारूप देने के लिए सरकार ये पहल कर रही है। और सरकार ये पहल कर रही है, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि माई जीओवी पोर्टल पर 8 सीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, आप इनको पढ़ें और आप इनके जवाब दें, जागरूकता फैलाएं, ताकि पूरे देश में जितने जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, पेंशनर्स हैं, सर्विंग पर्सन है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनका एक व्यू चाहिए, यानी वो आखिर चाहते क्या हैं। सीधा सीधा बात है, ये चाहते क्या है। और ये लेटर आप ये देख सकते हो पूरी तरह। इट मे आल्सो बी इंश्योर्ड दैट ऑल कंसर्न आर इन्फॉर्म अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ रिस्पॉन्स टू, इनकरेज टू सबमिट देयर व्यूज। उन्होंने लिखा है यानी सबको इनकरेज करिए और इस प्लेटफॉर्म पर रखिए। अब रखिए जैसे मुद्दे 18 आप जानना चाहोगे कि कौन से 18 सवाल है, यानी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, प्रमोशन में क्या असर होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सचिव का वेतन सबसे ज्यादा क्यों होना चाहिए, इंक्रीमेंट साल में 1 बार या 2 बार होना चाहिए, भत्तर अलाउंसेस किस तरह होनी चाहिए, पेंशन के बारे में, डीएडीआर के बारे में, पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या 24 घंटे की नौकरी उनका क्या होना चाहिए, डिफेंस का क्या होना चाहिए, वैज्ञानिकों का क्या होना चाहिए, मिलिट्री सर्विस पे क्यों मिलनी चाहिए, बोनस क्यों, यानी सारा एरिया इन्होंने कवर किया है। अब इस एरिया के ऊपर जो अब बैठक होने वाली है जेसीएम स्टाफ साइड की, उन्होंने इसको रखा है और सभी से राय मांगी है। यानी ये लेटर जो 25 फरवरी 2026 को निकलता है और जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग होती है और सबसे ज्यादा जोर 18 सवालों पर दिया गया है। जैसा कि डॉक्टर मंजीत पटेल और जेसीएम स्टाफ साइड के लोग कह रहे हैं कि हमने 18 मुद्दे जो सरकार ने मांगे, वो ऐसा लग रहा है कि ये विदेशी मॉडल है। कर्मचारियों से फिलॉसफी या विदेशी मॉडल पर राय लेने की बजाय सीधे उनकी जरूरतों वाले सवाल पूछने चाहिए थे। यानी सरकार इस तरीके के उन्होंने और सारी चीजों को जोड़ा है, यदि ये सोचते कि नहीं हमारे असली मुद्दे उनके बारे में राय लेनी चाहिए। अब इसने उन्होंने कहा फिटमेंट फैक्टर, सैलरी, पेंशन, फैमिली यूनिट। उन्होंने कहा क्या मुद्दा होना चाहिए कि आपको कितना फिटमेंट फैक्टर चाहिए, आपको कितनी मिनिमम सैलरी चाहिए, आपको कितनी पेंशन बढ़ोतरी चाहिए, आपकी फैमिली यूनिट 3 से 5 होनी चाहिए। और ये मुद्दों पर सरकार सीधा बात रखे और अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस का बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार करे। हमें उम्मीद हो जाएगी कि सरकार ईमानदारी से इन 18 सवालों पर जा रही है। अब सरकार ने जो अपना तरीका है, जो आधार है, उसको तो क्लियर किया नहीं है और 18 सवालों का जो लेटर सर्कुलेट किया है, आखिर इसमें से लोग अपनी अपनी राय देंगे।
अब कई राय अभी से दे रहे हैं कि सरकार ने अपनी पहले से प्लानिंग कर रखी है। आपकी भी राय मैं मांगना चाहता हूं कि सरकार ये 18 जो सवाल डालें, आखिर इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ये आपने देना है ताकि पता चले। जैसे सबसे सवाल मांगे, ये आपकी राय भी यहां तक आगे जाएगी। अब इन्होंने कहा, डॉक्टर पटेल के मुताबिक सबसे बड़ा अहम सवाल है कि परिवार को कितने सदस्यों की यूनिट, रिटायरमेंट का मुद्दा, भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से ज्यादा हो चुकी है। डॉक्टर, प्रोफेसर, टेक्निकल कैडर, उनकी रिटायर्ड उम्र 65 साल है, बाकी कर्मचारियों की 60 है, तो बाकियों को 65 साल कर दो। यानी उन्होंने कहा है कि काम करने का, रिटायरमेंट का एज 65 कर दो। एनपीएस के बारे में बात किया, इंक्रीमेंट एक साल में 2 बार 5% हो या फिर 7 से, यानी 3% से 5 हो या 7% करो। क्या बैंक कर्मचारियों की तरह 5 साल में वेतन सेटलमेंट हो या 10 साल में पे कमीशन। ये उन्होंने रखा है कि जो आपके बैंक कर्मी वो 5 साल बाद उनका पे रिवीजन होता है, तो ये 10 साल क्यों। प्रमोशन में भारी असमानता का बड़ा मुद्दा है। रेलवे में क्लर्क है, उसके पे लेवल बढ़ते रहते हैं, दूसरे के गिरते रहते हैं, मतलब उस स्टेबल रहते हैं। विदेशी मॉडल पर रिसर्च आयोग करे, लेकिन सवाल ऐसे जो सीधे उनकी जेब, प्रमोशन और पेंशन से जुड़ो, ऐसे सवाल करें जो उनके हितों के लिए हो। यानी अब इन्होंने कहा है, जरा मोटा मोटा सवाल देखते हैं। सबसे वेतन से जुड़ा मुद्दा, यानी वेतन आयोग लागू होने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। असर पड़ता है तो खर्च और बचत बढ़ेगी, लेकिन घाटा और महंगाई भी बढ़ेगा। आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सोच और दिशा क्या होनी चाहिए, पहला यह सवाल है सरकार का। एक जैसे पदों को एक जैसा वेतन का दूसरा सवाल है, क्या विभागों में एक जैसा वेतन ढांचा होना चाहिए सभी में, यह तीसरा सवाल है। नौकरी की सुरक्षा, ट्रेनिंग, मेडिकल, डीए, पेंशन जैसी सुविधाओं को वेतन तय करते समय कैसे जोड़ा जाए। यानी आपको स्टार्टिंग में जब आप वेतन तय किया जाता है तो सारे अलाउंसेस वगैरह पहले जोड़ के एक पैकेज बनाया जाए, यानी ताकि अट्रैक्टिव लगे। सरकार का ये काम है। सरकार का एंट्री लेवल वेतन अनौपचारिक या किस तरीके से डालेगा, फिटमेंट फैक्टर क्या दर्शाएं, आपकी महंगाई किस तरीके से लगे, यानी आपकी सर्विस कितनी होनी चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य। यह सवाल नंबर 6। केंद्र सरकार के सचिव का इतना वेतन क्यों। इसके साथ साथ उन्होंने इंक्रीमेंट सालाना हो या अलग हो, इसकी दर क्या हो, यह सवाल। फिर आपके अलाउंसेस, अलग भत्ते हैं और उनका भत्तों का क्या मॉडल होना चाहिए, मैक्सिमम भत्तों के या कम करके एक इफेक्टिव तरीके से होनी चाहिए। अब पेंशन से जुड़ा सवाल, कर्मचारियों से ज्यादा पेंशनर हो गए हैं, इससे बजट पर बोझ बढ़ा है। पेंशनरों की उम्मीद पूरी करते हुए खर्च को कैसे संतुलन रखा जाए। ये मतलब आपसे पूछ रही सरकार, अब बताओ हम पेंशन ले रहे हैं 30,000 रुपए, हम सरकार को क्या राय दे सकते हैं, यानी पेंशनर्स कि कर्मचारी से ज्यादा पेंशनर्स हो गए हैं और जिससे बजट पर बोझ बढ़ रहा है। अब आप बताओ, आपकी पेंशन बंद कर दी जाए इसका मतलब, या आपको पे कमीशन बंद कर दिया जाए, या आपको विदेश भेज दिया जाए, क्या करना चाहती है सरकार पेंशनरों के बारे में। यानी पेंशनर सरकार के ऊपर बोझ हैं, या कह रहे हैं सीधा सीधा कि पेंशनर्स ज्यादा हो गए हैं तो बजट का बोझ बढ़ा है, इसका मतलब पेंशनर बोझ हैं। आप क्या कहना चाहते हो, ये सीधा सवाल है। महंगाई भत्ता तय करने में महंगाई के साथ साथ वेतन वृद्धि का ट्रेड को भी जोड़ा जाए। अगले 10 साल में सीपीआई महंगाई कैसी रही, यानी अब आप अगले 10 साल का जो ट्रेंड है उसमें महंगाई सीपीआई का तरीका आपने पीछे फर्स्ट आपको 2006 से 2016 का देखा, 2016 से 2026 का देख लिया, अब 2026 से 2036 का महंगाई पैटर्न देखोगे 1 या 2% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये है इनका कहना है। अब उन्होंने कहा रेलवे है, सीएपीएफ है, रक्षा है, अब इनका वेतन कैसे तय करें, इनको जोखिम भी है, इनका काम ज्यादा है, तो इसका नेचर किस तरीके का होना चाहिए, ये सवाल सही बात है। वैज्ञानिकों से जुड़ा सवाल, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे विभागों के वैज्ञानिकों की सैलरी किस आधार पर तय हो। सशस्त्र बल, मिलिट्री सर्विस पे को देखते हुए सैनिक का वेतन किस आधार पर तय हो, क्या यह पुलिस और सीएपीएफ कांस्टेबल से जुड़ा होना चाहिए, यानी मिलिट्री सर्विस पे भी क्या दूसरों को मिलनी चाहिए, या इसको खत्म कर दिया जाए, उसको बिल्कुल बेसिक में मिला दो। कहीं ना कहीं सरकार कुछ सोच के बैठी है। रक्षा पेंशन खर्च तेजी से बढ़ रहा है, इसे काबू रखने के लिए क्या बदलाव किए जाएं। अब आपने देख लिया, नेताओं का पेंशनर्स बोझ नहीं बढ़ रहा है, रक्षा पेंशनर यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में एनपीएस यूपीएस के चक्कर में डाल दिया, ओपीएस हटा दी, अब है डिफेंस फोर्सेस के लिए कि आपका खर्चा बढ़ रहा है, हम क्या करें। अब सीधा आपके आ गया, अभी तो केंद्रीय कर्मचारियों का सबका साथ था, अब उन्होंने अपने डिफेंस बजट का हवाला देते हुए कहा है भैया पेंशन बजट बढ़ रहा है,
अब हमसे क्या करें, तो आपने क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हो जरा बताओ, सरकार के सामने क्या रख सकते हो, भाई बंद कर दो, यही करेंगे और क्या करेंगे, या आप मत बढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं फितरत तो है। बोनस पर सवाल, आपको बोनस समान मिलना चाहिए, यानी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस सभी को एक जैसा हो, स्टाफिंग में सुधार, आउटपुट में सुधार, यानी ये सारे सवाल के जवाब मांग रहे हैं और ये जवाब के लिए लेटर भी सर्कुलेट कर रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपनी दोस्तों राय दे। तो दोस्तों ये बात थी 8वें वेतन आयोग को लेकर। और एक बड़ा मुद्दा है, जैसा आप देख सकते हो, कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज लाठी ट्रंप ताऊ के पास है और वो जो कह रहा है वो कूटनीति है, वो राजनीति है और वो कहेगा वो ही चलेगा। और आप देख सकते हो, आपने देखा होगा, खामनेई खत्म, बदले की आग भड़की, आप मिशन खामनेई। और क्या बोल रहे हैं ट्रंप जी, यदि आपने कुछ छेड़छाड़ की तो नामो निशान मिटा देंगे। कंधे पर बंदूक रखी है इजराइल के, और अमेरिका ने सबकी तरफ कर दिया। अब ईरान का जो मुंह है लड़ाई का, इजराइल और अमेरिका की तरफ तो है नहीं, वो खाड़ी के और देश हैं जो अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं ट्रेड डीलिंग है उनकी तरफ कर रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी अशांति आज विश्व में फैली हुई है। अब भारत का क्या रुख रहेगा वो अलग बात है, लेकिन ट्रंप ने क्या है, ईरान जवाबी कार्रवाई न सोचे वरना उसे सोच से परे विनाश देखना पड़ेगा। और वहां पर आप ये बंकर देख सकते हो, और वहां पर ये लोग मीटिंग कर रहे थे मिशन खामनेई, जिसमें रक्षा मंत्री थे, उनके आर्मी चीफ थे, सब उड़ा दिए। अब उनको उड़वाने वाला कोई इनका ही था, यानी घर का भेदी लंका ढाहे, ये दोनों चीजें हैं। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका कानून, उसकी राजनीति, और घर का भेदी लंका ढाहे, ये हुआ है ईरान का हाल। धन्यवाद।